हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुड्डा पब्लिक स्कूल, गुड्डा गौरजी झुंझुनू एक बार ऑनलाइन क्लास लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ। और आज हम हमारा एक नया नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। डाइजेशन पिछले वीडियोज में मैंने कंप्लीट करा दिया था और अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है ना, यानी हम बात करेंगे साहब किसके बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखो सुनो, रेस्पिरेशन मीन्स ये होता है कि हमारी पृथ्वी पर प्रत्येक जो जीव होता है ना, उस प्रत्येक जीव का शरीर हमने देखा सब किसके द्वारा बना होता है, सेल्स एंड टिश्यू के माध्यम से बना होता है। ठीक है ना। दूसरी बात, अब उस व्यक्ति को अपने कार्य करने के लिए या अपनी बॉडी की जितनी भी क्रियाएं संपन्न करनी होती हैं, उसके लिए सब उसको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, एनर्जी। और ये एनर्जी उसको साहब कहाँ से मिलती है, हम पिछला चैप्टर डाइजेशन पढ़ा था, हमें फूड से मिलती है। ठीक है ना। फूड से कैसे मिलती है साहब, कि फूड जब हम खाते हैं, भोजन हम करते हैं, तो भोजन करने के बाद भोजन का क्या होता है साहब, डाइजेशन होता है। ठीक है, और डाइजेशन के बाद भोजन का क्या होता है साहब, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन के दौरान क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्टिव या एब्जॉर्बेबल प्रोडक्ट, और मेनली तो मैं पता है साहब क्या, ग्लूकोज, ये क्या होगा, प्रत्येक यानी हमारी सेल, भोजन का पाचन हुआ, पाचन के बाद क्या हुआ साहब, ग्लूकोज प्राप्त हुआ, उसको एब्जॉर्ब किया गया। और एब्जॉर्ब किया गया किसके माध्यम से, ब्लड, और ब्लड में डाला एब्जॉर्ब करके, और ब्लड के माध्यम से उसको कहाँ पहुंचाया जाता है साहब, सेल में। ठीक है, सेल में क्या होता है, सेल में ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या हम कहते हैं साहब भोजन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनका क्या किया जाता है साहब, इनको किस में तोड़ा जाता है, इनको तोड़ा जाता है CO2 प्लस H2O, और इनके द्वारा क्या उत्सर्जित होती है, एनर्जी। ठीक है ना। अब इस ग्लूकोज को हमने किस में, CO2 प्लस H2O में तोड़ा, जिसके थ्रू हमें साहब किसका, एनर्जी का निर्माण हुआ। इसको हम किसके रूप में लिखते हैं, ATP, यानी एनर्जी हमें किसके रूप में प्राप्त होती है, ATP, सेल के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, इस काम के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, देखो इस काम के लिए हमें आवश्यकता है किसकी, O2 की। समझ गए, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो कार्बनिक पदार्थ था, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हुआ। और ऑक्सीकरण के थ्रू इसको ध्यान रखना किसमें, CO2 में, H2O में, और इसके साथ ही ध्यान रखना साहब इससे क्या जनरेट हुई, ऊर्जा उत्पन्न हुई। समझ गए, इसका मतलब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है और ऑक्सीकरण के माध्यम से हमें क्या बनानी है, ऊर्जा बनानी है। तो रेस्पिरेशन मीन्स क्या हुआ साहब, हमारे भोजन में उपस्थित खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण द्वारा, या खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा निर्माण की क्रिया ही क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं साहब, अपन नॉर्मल डेफिनेशन क्या देते हैं, नॉर्मल डेफिनेशन हम देते हैं कि साहब हमारे क्या है, यानी ये अपने क्या है, एक्सटर्नल लेयर्स, और यहाँ से O2 है, उस O2 का अंदर एंट्री करना। ठीक है ना। और अंदर क्योंकि हमने क्या बात की थी साहब, कोशिका में क्या बनी, CO2 बनी। जब ब्लड के माध्यम से क्या होता है साहब, ग्लूकोज यहाँ आता है, और ब्लड के माध्यम से ही ऑक्सीजन भी यहाँ लाई जाती है। तो ये जो CO2 बनती है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, इसको भी किस में छोड़ा जाएगा साहब,
वापस ब्लड में छोड़ा जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन तो एंट्री कर रही है, और ये जो ऑक्सीजन है, सॉरी CO2 है, इस CO2 को ब्लड कहाँ लाके हमारे लंग्स में डालता है, और लंग्स से CO2 को क्या किया जाता है साहब, बाहर निकाला जाता है। तो ध्यान रखना, O2 का अंदर एंट्री करना, CO2 का बाहर निकलना, इसको भी हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। प्रोसेस तो वही है, ये चीज ध्यान रखना। समझ गए? तो डेफिनेशन तो हो गई रेस्पिरेशन की, ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे, देखो क्या कि रेस्पिरेशन का टाइप, ठीक है। तो अब हम बात क्या करेंगे, रेस्पिरेशन के प्रकार। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, तो देखो याद रखना कि रेस्पिरेशन को उसकी मैकेनिज्म के आधार पर, क्योंकि रेस्पिरेशन एक फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस है, एक भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है सब, जिसमें बॉडी के विभिन्न पार्ट क्या करते हैं, भाग लेते हैं। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है उसको हमने डिवाइड किया कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। एक प्रोसेस होती है क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, और एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। तो देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब ये हुआ कि यहां से ये हमारी क्या है, ट्रैकिया है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ट्रैकिया है, और ये इस तरह से डिवाइड हो गई। ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि हमारे लंग्स एंड रिब्स द्वारा कुछ विशेष फिजिकल वर्क किया जाता है, और हमारी जो पसलियां होती हैं, हमारी जो पेशियां होती हैं, उनकी क्रिया के माध्यम से क्या होता है साहब, क्या हमारा, या हम बात कर लेते हैं क्या कि जो वायु है ना, वो वायु, देखो ध्यान रखना कि पसलियां और रिब्स हैं वो लंग्स के आयतन को कम और ज़्यादा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके अंदर वायुदाब कम और ज़्यादा होता है। जब वायुदाब यहाँ कम होता है तो ऐसी स्थिति में अधिक वायुदाब से वायु किधर एंट्री करेगी, कम वायुदाब की ओर। और ये एयर कैसी होती है, क्योंकि ये वायुमंडल से गई है, तो ये ऑक्सीजन युक्त वायु होती है। तो देखो ध्यान रखना कि ऑक्सीजन युक्त वायु का हमारे फेफड़ों में प्रवेश करना, और फेफड़ों से क्या, CO2 युक्त वायु का वायुमंडल में बाहर निकलना, ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह देते हैं, बाह्य श्वसन कह देते हैं, ठीक है। यानी वायु का फेफड़ों तक आना और फेफड़ों से बाहर जाने का प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ध्यान रखना, बाह्य श्वसन को हम ब्रीथिंग भी कह देते हैं, सांस लेना या संवातन, या इसको हम क्या बोल देते हैं, वेंटिलेशन भी कह देते हैं। समझ गए ना, ये हो गया। अब देखो आगे हम बात कर लेते हैं क्या कि साहब ये जो O2 युक्त वायु है ना, ये क्या है, धीरे धीरे आगे आती है, और आगे आती है तो देखो अपन बात कर लेते हैं साहब यहीं पर, ये है अपनी छोटी छोटी अनेक इनमें, और ये आगे देखो ध्यान रखना, इसमें ब्रोंक्यूल्स हैं, और ये आगे सब डिवाइड होते हैं, अनेक श्वसनी हैं, वो श्वसनिकाओं में डिवाइड होती हैं और अनेक श्वसनिकाएँ बनती हैं, और ये लास्ट में जाकर क्या होता है साहब, एक वायुनुमा इस तरह के गुब्बारे नुमा संरचना में खुलती हैं, या प्याले नुमा संरचना में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियोली। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ तक वायु आ गई, अब ये वायु है वो एल्वियोली में आती है साहब, और इस वायु में किसकी मात्रा ज़्यादा है, O2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये एल्वियोली किसके टच में रहती हैं, ध्यान रखना, ये एल्वियोली रहती हैं किसके टच में, ब्लड वेसल्स।
यहाँ विसरण की क्रिया काम करती है, ठीक है, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के थ्रू क्या हुआ साहब कि एल्वियोली में O2 की सांद्रता ज़्यादा है, तो विसरण किसे कहते हैं साहब कि O2 के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। इसका मतलब कि ऑक्सीजन है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आई और निम्न सांद्रता। अब हम बात करते हैं क्या कि इस ब्लड में, क्योंकि ये ब्लड हमारा पूरी बॉडी में घूम के सर्कुलेट होके आया था, तो बॉडी में हमने साहब पहले ही पढ़ा था कि हमारी जो सेल होती हैं वो सेल क्या करती हैं, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को साहब किस में तोड़ती हैं, CO2 प्लस H2O में, और इसके में उपयोग किसका किया, ऑक्सीजन, यानी ब्लड में आने वाले ऑक्सीजन का तो उपभोग कर लिया, और उपभोग में के बाद ये जो वेस्ट मटेरियल बनाया ये CO2, और इस CO2 को ये वापस ब्लड में छोड़ देती हैं। इसका मतलब यहाँ जो ब्लड है वो किस में, ब्लड में किसकी मात्रा ज़्यादा है सब, CO2 की। तो याद रखना CO2 की मात्रा ज़्यादा है तो इस CO2 को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोली, ब्लड वेसल्स एवं कोशिकाओं के मध्य जो आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है या परिवहन होता है उसको हम क्या कह देते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी इंटरनल रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी जो ऑक्सीजन है उसको कहाँ तक पहुँचाया जाता है, सेल्स तक पहुँचाया जाता है, और सेल्स के अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा सेल्स को क्या सब ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, और उस ऊर्जा का उपयोग सेल अपने फंक्शन में कर लेती है, और बदले में वो वेस्ट प्रोडक्ट CO2 के रूप में बनाती है जिसको बाहर उत्सर्जित किया जाता है। ये प्रोसेस किस में आती हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन में। अब आइए हम बात कर लेते हैं साहब कि इंटरनल रेस्पिरेशन में इस ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या बनाया गया साहब, एनर्जी। किसका उत्पादन किया गया, एनर्जी का उत्पादन किया गया। उपयोग किसका किया गया, ऑक्सीजन का। अब इस ऑक्सीजन के आधार पर इस इंटरनल रेस्पिरेशन को भी आगे हम कितने भागों में, 2 भागों में बांट देंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन को भी हम कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। देखो नंबर 1 फर्स्ट हम बात करें तो ये है कौन सा, एरोबिक, और सेकंड हम बात करें तो वो है एन एरोबिक, ठीक है। एरोबिक की बात करें यानी ये क्या है, ऐसा वायवीय श्वसन है। कैसा है, वायवीय। और हम इसकी बात करें एन एरोबिक की, इसका मतलब ये कैसा है, अवायवीय है, ठीक है। वायवीय श्वसन की बात करें इसका मतलब इसमें क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है, प्रेजेंट है, लेकिन अवायवीय श्वसन क्या है साहब, इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी बात, अब यहाँ जब एरोबिक है, ऑक्सीजन उपस्थित है, इसका मतलब भोजन का कंप्लीटली यानी जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का क्या होगा साहब, देखो ध्यान रखना, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जबकि यहां पे क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं, और जब ऑक्सीजन नहीं है तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोज का क्या होगा साहब, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ये चीज ध्यान रखना। अब यहां ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब साहब एनर्जी है ना, एनर्जी की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अपन ने पढ़ा था कि हम जब रेस्पिरेशन फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं साहब क्या, कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद लगभग 36 या 38 ATP ऊर्जा का उत्पादन होता है, जबकि इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीकरण ही कंप्लीट नहीं हो रहा तो इसमें क्या होगा साहब, एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम बनेगी। और मैंने बताया था कि इस अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मुश्किल से 2 ATP अणु के समथिंग निर्माण होता है। समझ गए ना, आगे आ जाओ। तो ये हो गया साहब वायवीय। अब वायवीय रेस्पिरेशन अधिकांशतः जो हमारे एनिमल्स होते हैं ना उनमें साहब क्या पाया जाता है, वायवीय श्वसन ही पाया जाता है। और इन ये अवायवीय श्वसन की बात करें तो मोस्टली एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं साहब, जैसे मैथेनोजेंस होते हैं कीचड़ वगैरह में, या अवायवीय। कुछ फर्मेंटेटर होते हैं या फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनमें भी क्या होता है सब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। दूसरी एक चीज़ और ध्यान रखना
क्या इस ग्लूकोज यानी जहां वायवीय श्वसन होता है ना, वायवीय श्वसन में एनर्जी का उत्पादन ज़्यादा होता है और इसमें वेस्ट प्रोडक्ट उप उत्पाद क्या बनता है, तो CO2 बनती है और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, ध्यान रखना। CO2 बनती है लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनती। यहाँ हम बात करें कि CO2 तो बनती है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है और CO2 के साथ साथ इसमें उप उत्पाद के रूप में एल्कोहल बन सकता है, इसमें एसिटिक एसिड भी बन एसिड भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो देखा होगा, हम बात करते हैं सब, इसको हम किण्वन भी कहते हैं और किण्वन का उपयोग तुमने देखा है। अपन बात करें क्या, सिरका बनाते हैं, सिरका में एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा किसका निर्माण करता है, एसिड का। अपन वाइन बनाते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी फंगस है, क्या करता है, एनएरोबिक फर्मेंटेशन यानी रेस्पिरेशन, और उसके थ्रू किसका निर्माण करता है, अल्कोहल। तो वाइन है, बियर है, अनेक एसिड हैं जैसे एसिड ब्यूटेरिक एसिड है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम जीवाणु द्वारा बनाया जाता है, अवायवीय श्वसन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, ये टाइप्स हो गए। हाँ, अब रेस्पिरेशन के टाइप पढ़ लिए थे, अब हम बात करेंगे किसकी, देखो प्रत्येक जीव और प्रत्येक जीव में अगर हम अब देखो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, रेस्पिरेशन के टाइप पढ़ लिए, अब हम बात करें सब रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो देखो याद रखना कि श्वसन में डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट रूप से भाग लेने वाले जितने भी पार्ट होते हैं, उन सभी पार्टों को मिलाकर जो सिस्टम तैयार होता है, उस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं सब, उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब देखो ये तो जरूरी नहीं होता कि हमारे जितने भी एनिमल्स हैं प्रत्येक एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम सेम हो, ये भी जरूरी नहीं होता कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी एनिमल हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर आने वाले ऑर्गन सेम ही हो, ये भी जरूरी नहीं होता कि रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी में डेवलप ही हो। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ साहब, क्लियर हो गया कि प्रत्येक जीव में समान रेस्पिरेशन नहीं या रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। इसका मतलब रेस्पिरेशन के पार्ट अलग अलग भी हो सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे, देखिए क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम बात कर लेते हैं पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन, किसकी बात करेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, ठीक है। हम अपन एवोल्यूशन के हिसाब से बात कर लेते हैं कि सरल से जटिल की ओर। तो देखो सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि कुछ जीव होते हैं साहब, और उन जीवों में क्या होता है, रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, जनरल बॉडी सरफेस यानी सामान्य शारीरिक सतह द्वारा। किसके द्वारा श्वसन होता है, सामान्य शारीरिक सतह द्वारा। यानी इसका मतलब क्या है, देखो हम बात करें साहब कि मान लो ये कोई जीव है, ठीक है ना, तो इसकी ये पूरी बॉडी जो सरफेस है ना, ये पूरी बॉडी सरफेस किसका काम करेगी, शारीरिक सतह का। इसका मतलब बाह्य वायुमंडल से ऑक्सीजन विसरण विधि द्वारा इसके अंदर एंट्री कर जाएगा, ठीक है ना, और CO2 है वो विसरण विधि द्वारा इसके शरीर से क्या है, बाहर उत्सर्जित हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ साहब, ये पूरी की पूरी शारीरिक सतह किसके रूप में काम कर रही है, श्वसन में सहायक है साहब। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इस टाइप में एग्जाम्पल आते हैं, स्पॉन्ज, पॉरीफेरा संघ के बारे में पढ़ा होगा अपन। एग्जाम्पल की बात करें तो सीलेंट्रेटा, ठीक है। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो फ्लैटवॉर्म, प्लेटिहेल्मिन्थीज वर्ग के कुछ प्राणी। तो इनमें साहब मेनली क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस, शरीर की संपूर्ण सतह श्वसन अंग या रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करती है। सेकंड देखो, थोड़ा और अगर अपन बात करें, थोड़ा और डेवलप हुआ तो क्या, मॉइस्ट क्यूटेनियस या स्किन, ठीक है, या हम बात करते हैं सब मॉइस्ट क्यूटिकल त्वचा या क्यूटेनियस,
इसमें क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लें, अर्थवॉर्म, केंचुए के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? अर्थवॉर्म के बारे में, या फ्रॉग के बारे में पढ़ा होगा। मेढक में और केंचुए में क्या होता है? आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा क्या होता है? सब श्वसन होता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। देखो, इसका ये बॉडी का एक काटते हैं, एक पीस काटते हैं, तो इसमें ये सिचुएशन होती है। ये ब्लड वेसल्स है, सेल है। अब क्या होगा साहब? ऑक्सीजन वही है, विस्तरण विधि द्वारा अधिक से कम की ओर, ठीक है, और CO2 वो अधिक से कम की ओर। इसका मतलब ऑक्सीजन वायुमंडल से इसमें एंट्री करेगी और CO2 है वो बाहर, ठीक है, उत्सर्जित कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। थर्ड हम बात करते हैं साहब, आगे और डेवलपमेंट होगा ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया मेनली पाया जाता है, अपन ने आर्थ्रोपोड्स की बात की थी, और आर्थ्रोपोड्स में एक वर्ग होता है जिसको हम बोलते हैं इंसेक्टा, और इंसेक्टा में मेनली क्या पाए जाते हैं? सब इंसेक्ट, कीट पाए जाते हैं। तो अधिकांश तक कीटों में पाया जाता है, और कीटों में पाया जाता है, देखो क्या होता है कि इसमें सिचुएशन ये होती है, ये स्पाइरेकल होता है, श्वास रंध्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है? स्पाइरेकल। ये स्पाइरेकल आगे जाके, ये क्या स्पाइरेकल है, ये आगे जाके एक ट्यूब में खुलता है, और ये ट्यूब आगे क्या होगी साहब? एक इस तरह की ट्यूब बनती है, और आगे जाकर ये छोटी छोटी ट्यूब में डिवाइड हो जाती है। ये सिचुएशन होगी, समझ गए ना? और ये ट्यूब डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई होती हैं साहब? सेल्स या टिश्यू से जुड़ी हुई होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से ऑक्सीजन प्रवेश करेगी स्पाइरेकल, श्वास रंध्र के माध्यम से, और वो ध्यान रखना इसमें क्या होगा? यहाँ तक आगे आएगा, और आगे आके ये क्या है? विस्तरण विधि के आधार पर इस तरह से यहाँ से इसमें पहुँचेगा। इधर हम बात करें साहब, CO2 इसमें बनती है, वो CO2 क्या की जाएगी? बाहर कर दी जाती है। ठीक है, तो कीटों में इस तरह का रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड फोर्थ बात कर लेते हैं हम साहब किसकी? गिल्स या क्लोम, पढ़ा होगा, और मेनली एक्वेटिस, ठीक है, या एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जलीय प्राणी होते हैं, उनमें पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं। क्या है भाई? कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं, कुछ मोलस्क हैं, ठीक है ना, और पिसीज, या अपन बात करें सब क्या, यानी जो पिसीज वर्ग है उनकी बात करें, मत्स्य वर्ग, इन सभी में क्या होता है? क्लोम पाए जाते हैं, गिल्स। देखो हम बात करें, इस तरह की सिचुएशन होती है, मान लो ये क्या है? फिश है। इनमें क्या होता है सब? इस तरह की विशेष कुछ संरचना होती हैं, और इनके ऊपर क्या होती है? जलधारा गिरती है। इनके ऊपर क्या होती है साहब? जलधारा, और जलधारा प्रवेश करती है इन गिल्स के माध्यम से। तो गिल्स की स्पेशलिटी होती है, ये जो सारे प्रोडक्ट थे इनके अलावा, यानी गिल्स की एक विशेषता ये होती है कि ये जल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो तुमने देखा होगा मछलियां हैं, जल में आसानी से रेस्पिरेशन कर सकती हैं। इसका मतलब इनमें गिल्स के माध्यम से क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। अब ये गिल्स होते हैं सब अनेक प्रकार के गिल फाइबर द्वारा बने होते हैं, और उन फाइबर्स की विशेषता होती है कि जैसे उनसे जल गुजरता है उनमें विशेष मूवमेंट्स या कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और उनके माध्यम से जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ये क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सांस के रूप में काम में ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गए हमारे अन्य जीव। अब सबसे डेवलप एंड विकसित अगर बात करें हम रेस्पिरेशन की, तो वो अंग है क्या? 5th नंबर अपन बात करें तो वो है लंग्स। क्या है? लंग्स, फेफड़े। और ये लंग्स मेनली देखो याद रखना, रेप्टाइल्स जो प्राणी होते हैं, एवीज होते हैं, ठीक है, और कौन होते हैं? मैमल्स या मैमेलियंस। इनमें सभी में क्या होते हैं? फेफड़े सबसे विकसित रेस्पिरेटर। अब एक चीज और याद रखना कि पोरीफेरा से लेकर
हम बात करें एनेलिड्स तक, तो इनमें विकसित श्वसन तंत्र का अभाव होता है। लेकिन हम आगे बात करें साहब किनकी, कुछ ऑर्थ्रोपोड मोलस्क से स्टार्ट, क्योंकि गिल्स से स्टार्ट हो जाता है क्लोम और लंग्स, तो इनमें क्या पाया जाता है पूरी तरह, और सबसे ज़्यादा विकसित श्वसनांग के रूप में कौन होते हैं साहब, लंग्स होते हैं। ठीक है, मैमेलियंस में ही कौन आता है, ह्यूमन आता है, सब मानव आता है। इसका मतलब मानव में श्वसन तंत्र के रूप में कौन पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, फुफ्फुस पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ अब हम बात करेंगे, इसका मतलब हमें इस चैप्टर में केवल किसके बारे में पढ़ना है विस्तार से, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो हम आगे यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, लंग्स का विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।